नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रघुवंशम एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी और एनसीईआरटी क्लास 7 का चैप्टर नंबर 3 आज हम देखने जा रहे हैं, जो कि है दिल्ली के सुल्तान। दोस्तों, इस चैप्टर में हम दिल्ली के सुल्तानों पे बात करेंगे, जो कि 13वीं शताब्दी के शुरुआत में जो वंश स्थापित हुए, जो मुस्लिम साम्राज्य भारत पर स्थापित हुआ, वहां से हम शुरू करेंगे और 1526 में जब बाबर का अटैक हुआ, तब तक का काल जो है वह भारतीय इतिहास में सल्तनत काल के रूप में जाना जाता है। क्या है ये सल्तनत वंश, कौन कौन से शासक रहे, किस प्रकार के शासन प्रबंध रहा, इस बारे में हम बात करेंगे। तो इसके अंतर्गत हमारे टॉपिक कुछ इस प्रकार रहेंगे। दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त होती है, पहले इस पे बात करेंगे। फिर दिल्ली सल्तनत का विस्तार गैरिसन शहर से साम्राज्य तक। ये गैरिसन शहर क्या होता है, साम्राज्य का निर्माण किस प्रकार से हुआ, इस बारे में भी हम देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे खिलजी और तुगलक प्रशासन नजदीक से एक नजर, यानी खिलजियों और तुगलकों का प्रशासन पर नजर फेरेंगे। ये जो खलजी लिखा हुआ है ये भी सही है और खिलजी भी सही है ना। खलजी इन्हें इसलिए कहा जाता है कि ये खल्ज प्रदेश के थे, खल्ज प्रदेश से आए थे, इसलिए इन्हें खलजी कहा जाता है। बाकी हम आम बोलचाल की भाषा में इन्हें खिलजी कहते हैं। और अंत में हम बात करेंगे 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत सल्तनत काल के जो अंतिम वंश थे, सैयद और लोधी, उन पे हम बात करेंगे अंत में। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम इस एक मैप के जरिए समझेंगे, जो आज हम जिसे दिल्ली कहते हैं, उस दिल्ली के अंदर अलग अलग शासकों ने अपने अपने काल में अलग अलग नगर बसाए। उन नगरों को उन शासकों के नाम के अनुसार या फिर उनके किए गए कार्यों के अनुसार अलग अलग नामों से जाना गया है इतिहास में। आइए देखते हैं कौन से नगर है वो। सबसे पहले दोस्तों, ये जो दिल्ली एक कुहना आपको दिखाई दे रहा है, इस दिल्ली एक कुहना का अर्थ ही होता है पुरानी दिल्ली। और ये पुरानी दिल्ली दोस्तों सबसे पहले बसाई थी तोमर वंश के राजा अनंगपाल तोमर के द्वारा, है ना। हालांकि एनसीईआरटी आपको यही बताएगी कि ये अपने इल्तुतमिश ये कुतुबुद्दीन ऐबक आदि इनके द्वारा बसाई गई, लेकिन ऐसा नहीं। ये शुरू में जो है आपके अनंगपाल तोमर जो थे, उनके द्वारा बसाई गई दिल्ली थी। इसे दिल्ली और पूना नहीं कहा जाता था, उस वक्त इसे कहा जाता था लाल कोट। ठीक है, या फिर दिल्ली का भी कहा जाता था पूरे दिल्ली को। और ये जो नगर था या फिर यह जो दुर्ग था, उसे लाल कोट कहा कहते थे। बाद में जब पृथ्वीराज तृतीय ने यहाँ पे किले का निर्माण करवाया, तो इसे राय पिथौरागढ़ कहा जाने लगा। ठीक है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं अनंगपाल तोमर के द्वारा। और एनसीईआरटी के हिसाब से यदि आप लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, और अनंगपाल तोमर के समय क्या था यहाँ पे, लाल कोट। यही लाल कोट चौहान वंश के शासक जब पृथ्वीराज तृतीय ने यहाँ पे अधिकार किया और जब दुर्ग का निर्माण करवाया, तब इसे क्या कहा जाने लगा, किला राय पिथौरा। ठीक है, इसके बारे में मुस्लिम इतिहासकार ही वर्णन देते हैं, यदि हम अपने मन से कुछ नहीं कह रहे हैं। ये सारा जो इतिहास में वर्णित है वही आपको बताया जा रहा है। इसके बाद में हम दोस्तों बात करें तो यहाँ पे एक सिरी आपको दिखाई दे रहा होगा, सिरी नाम। ये जो सिरी दुर्ग था दोस्तों, यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने एक दुर्ग का निर्माण करवाया और गैरिसन शहर बसाया। गैरिसन शहर क्या होता है ये मैं स्पष्ट कर दूं, कि पहले जब सैनिकों को सुरक्षित रूप से एक ही दुर्ग में रखने की जरूरत पड़ती थी, उनके लिए संसाधन और उनके लिए जो भोजन आदि की व्यवस्था, अस्त्र शस्त्र आदि की व्यवस्था, इस प्रकार की व्यवस्था करके एक दुर्गीकृत कर दिया जाता था क्षेत्र, तो वह गैरिसन शहर कहे जाते थे। बड़े क्षेत्र में इनका निर्माण होता था। ये जो सिरी दुर्ग था यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था और मंगोलों से सुरक्षा के मद्देनजर बनाया गया था। चलिए आइए बात करते हैं इस पे, सिरी दुर्ग किसके द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, और किससे, मंगोलों की, मंगोलों से सुरक्षा हेतु। ठीक है, कि उस दौरान मंगोल अटैक बहुत ज्यादा हो रहे थे और सल्तनत की दुर्दशा होती हुई जा रही थी, इस वजह से यहाँ पे
अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सिरी दुर्ग का निर्माण कराया गया। यह कैसा गैरिसन शहर था? गैरिसन शहर टॉपिक हमारे आगे आएगा, उस पर हम बात भी करेंगे। तत्पश्चात दोस्तों अगली बात यदि हम करें तो यहाँ पे तुगलकाबाद आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे है ना, तुगलकाबाद। तुगलकाबाद किसके द्वारा बसाया गया था? तो इस पे यदि हम बात करें तो यह अपने गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है। अब तक देखो हम कितनी दिल्ली पे बात कर चुके हैं। ये पहली दिल्ली, यह दूसरी दिल्ली, और ये गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा जो तुगलकाबाद बसाया गया था, यह थी आपके तीसरी दिल्ली। इसके बाद हम बात करें जहांपनाहबाद, जिसे जहांपनाह नाम से भी जाना जाता है। जहांपनाह की दोस्तों बात करें हम तो यह बसाया गया था आपके सल्तनत के सबसे प्रसिद्ध शासक हुए अपने मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। यदि शॉर्ट में आप लिखना चाहें तो यह हो जाएगा आपके एमबीटी। एमबीटी के द्वारा जहांपनाहबाद बसाया गया। दोस्तों एमबीटी के बारे में वैसे तो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये जो जहांपनाहबाद बसाया गया इसके पीछे भी एक कहानी है कि इन्होंने जो अपने शासनकाल के दौरान दौलताबाद अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दी थी। यानी यहाँ से दिल्ली से लोगों को उठाकर और दौलताबाद लेके चला गया कि अब से राजधानी अपनी कौन सी रहेगी, दौलताबाद। लेकिन लोगों का वहां मन नहीं लगा और वहां पे अपनी राजधानी एस्टेब्लिश कर भी नहीं पाया था। इस वजह से वापस लौटा और ये जहांपनाहबाद बसाया। ठीक है। जहांपनाहबाद यदि आप देखेंगे तो दिल्ली एक पूहना और सिरी दुर्ग इन दोनों के बिल्कुल मध्य में स्थित है। ठीक है। किसके द्वारा बसाई गई है? तो मोहम्मद बिन तुगलक। यहाँ पे कंफ्यूजन दोस्तों इस प्रकार से होता है कि तुगलकाबाद किसके द्वारा बसाया गया, तो यहाँ पे आपका कई बार आंसर मोहम्मद बिन तुगलक करने की कोशिश आप करते हैं, क्योंकि आपने तुगलक शासकों में सबसे ज्यादा मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ही सुना हुआ होता है, और फिर आपको लगता है कि तुगलकाबाद मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ही बसाया गया होगा। ऐसा नहीं। और ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखी है, शहरों के नाम दे दिए और शहरों के जो संस्थापक थे उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम एनसीईआरटी की सीमाओं से बाहर जाकर भी इस जो है टॉपिक को थोड़ा सा देख रहे हैं। फिर दोस्तों एक नगर बचता है अपने फिरोजाबाद। किस नाम से है? फिरोजाबाद। ये फिरोजाबाद किसके द्वारा बसाया गया? तो ये अपने एक शासक हुए थे एफएसटी, यानी फिरोज शाह तुगलक। यदि हम बात करें तो तीन शहर तुगलकों के द्वारा बसा दिए गए हैं। कौन से? तुगलकाबाद गयासुद्दीन तुगलक, जहांपनाहबाद मोहम्मद बिन तुगलक, और फिरोजाबाद फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ठीक है। इसके बाद भी दिल्ली दो बार और बसी, उस बारे में भी यदि हम थोड़ी सी बात करनी चाहे तो यहीं पे कर लेते हैं। संभव है कि अगले चैप्टर में आपके जब हम मुगल पढ़ेंगे तब भी इसकी चर्चा होगी, लेकिन यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्योंकि हमने 5 दिल्ली की बात कर ली है तो 2 दिल्ली की और भी कर लेते हैं। एक दोस्तों शेरगढ़ नाम से भी यहाँ पे बसाया गया, शेरगढ़, जो कि शेर शाह सूरी के द्वारा, शेर शाह सूरी। और एक और बार दिल्ली जब बसी तो उसे कहा गया आपके शाहजहां, शाहजहानाबाद। ठीक है। यह बसाई गई थी, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो गया, आपके शाहजहां द्वारा। ये जो लाल किला वगैरह है ये सारा का सारा कहाँ स्थित है? अपने शाहजहानाबाद में। ठीक है। तो ये कुल मिला के दिल्ली कितनी बार बसी है? 7 बार। और 8वीं बार यदि आप देखें तो कनॉट प्लेस जो है वो 8वीं दिल्ली के रूप में जाना जा सकता है। ठीक है। बाकी दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है, ये आपको दिख ही रहा है। यहाँ पे यमुना नदी का प्रवाह आपको दिखाई दे रहा है। यमुना नदी पहले यहाँ से चलती थी, अब इसका प्रवाह थोड़ा सा अलग दिशा से चलता है। लेकिन यहाँ से नहरें निकाल के किस प्रकार से इन चीजों का निर्माण किया गया, जैसे यहाँ पे एक आपको हौज खास दिखाई दे रहा है, ये भी किसके द्वारा बनाया गया था? ये भी आपके एके के द्वारा, यानी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था, जलीय व्यवस्था करने के हिसाब से। चलिए अगले बिंदु पे बात करते हैं। अगला बिंदु हमारा दोस्तों है दिल्ली के शासक, यानी दिल्ली पर सल्तनत की स्थापना किस क्रम में हुई, इन शासकों का क्रम क्या था, वंशों का क्रम क्या था, इस बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं।
सबसे पहले दोस्तों दिल्ली जो है वह अपनी प्रसिद्धि पा चुकी थी तोमरों के समय समय में। तोमर वंश के मतलब आरंभिक 12वीं शताब्दी से जो है 1165 तक तोमरों का अधिकार रहा था। कहाँ पर? दिल्ली पर। और तोमर वंश के शासक आपके रहे थे अनंगपाल तोमर। इनका शासनकाल रहा था 1130 से 45 तक। इसके काल में दिल्ली अपने वैभव को प्राप्त कर रही थी। इसके बाद चौहानों का अधिकार हो गया 1165 में, और चौहानों के महान शासक हुए आपके पृथ्वीराज तृतीय। इनके शासनकाल में दिल्ली ने और भव्यता को ग्रहण किया। राय पिथौरागढ़ का यहाँ पे निर्माण हुआ और दिल्ली एक केंद्र बनने की ओर अग्रसर थी। इसी काल में फिर मुस्लिम अटैक शुरू हुए, और जब पृथ्वीराज तो चौहान जो है 1192 में युद्ध हार गए और तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी से जब पराजित हुए, तब अजमेर पे हमने देखा था, पिछले चैप्टर में हमने इस बारे में बात कर ली थी, इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा है यहाँ पे। तत्पश्चात मोहम्मद गोरी का जब अधिकार हो गया अजमेर वाले क्षेत्र पर, तो यहाँ से कुतुबुद्दीन ऐबक निकला और उसने 1192 में ही दिल्ली को भी अपने अधीन ले लिया। और इसी के साथ यहाँ पर भारत में स्थापित हुआ प्रथम तुर्की वंश, है ना? इसे तुर्की वंश नहीं कहा जाता है, सामान्यतः इसे गुलाम वंश या फिर आपके गुलाम वंश के रूप में ही इसे जाना जाता है, क्योंकि यहाँ के जो शासक हुए मुख्य मुख्य, कुतुबुद्दीन ऐबक हो, चाहे इल्तुतमिश हो, चाहे बलबन हो, ये तीनों ही शासक आपके गुलाम रह चुके थे। इस वजह से इसे गुलाम वंश के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, इसे हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, गुलाम वंश। इन गुलाम वंश में भी दोस्तों अलग अलग वंश अस्तित्व में आए, क्योंकि गुलाम वंश अपने आप में एक ही वंश नहीं, इसे फिर इसमें शमसी भी आए, कुतुबी भी आए और बलबनी भी आए। सबसे पहले आपके शमसी नहीं, कुतुबी, फिर शमसी, फिर बलबनी, है ना? चलिए, आरंभिक तुर्की शासकों की यदि हम दोस्तों बात करें, तो सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, जैसे कि हमने बात की थी कि 1192 में इसने दिल्ली को जीत लिया था, लेकिन इसका राज्याभिषेक कब हुआ था? तो वह हुआ था 1206 में। और इसी 1206 से भारत में या फिर दिल्ली में सल्तनत की स्थापना की आपकी घोषणा आप कह सकते हैं कि हाँ, आधिकारिक रूप से माना जाता है कि दिल्ली में जो सल्तनत की स्थापना थी वह 1200 पे आपके 6 में स्थापित हुई थी। दोस्तों ये सल्तनत होता क्या है, इस बारे में भी यदि हम थोड़ी सी बात करना चाहें तो ये कर सकते हैं। एनसीईआरटी में ये डिटेल में नहीं दिया हुआ है थोड़ा। सल्तनत दोस्तों वैसे तो हम सामान्य रूप से बात करेंगे तो ऐसा ही होगा जैसे बादशाह या राजा होता है वैसे ही सुल्तान, लेकिन ऐसा नहीं होता। सल्तनत उसे कहा जाता है, सुल्तान उसे कहा जाता है जो इस्लाम में क्या होता है कि खलीफा होता है। खलीफा यानी कि इस्लाम, संपूर्ण इस्लाम का एक नेतृत्व करता खलीफा को माना जाता है। तो खलीफा जैसे आपके सीरिया, बगदाद या तुर्की में बैठते थे, वहां से ये लोग परमिशन लेते थे कि हाँ, हम इस क्षेत्र पर अधिकार कर चुके हैं और हमें इजाजत दी जाए या फिर खिलाफत दी जाए, खलीफत दी जाए कि हम यहाँ पर शासन कर सकते हैं। इस प्रक्रिया से इनका सुल्तान बनना तय होता था, यानी कि यह खलीफा के प्रति वफादारी निभाते थे। खलीफा के प्रति वफादारी, ठीक है? क्योंकि ये खलीफत प्राप्त करते थे, इस वजह से इन्हें जो है सुल्तान कहा जाता था। ठीक है, सल्तनत खलीफा के प्रति वफादारी होती थी इनकी। चलिए आगे हम बात करें तो आरंभिक जो तुर्की शासक थे या जिसे गुलाम वंश कहा जाता है, इसमें प्रथम शासक के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक स्थापित हुए। 1206 से 1210 तक इनका शासन चला और इनकी जो देहांत था वह हुआ था अपने, ये जब पोलो जैसा कोई गेम खेल रहे थे वहां पे खेलते खेलते, इनका चौगान कहते हैं जिसे, उस वो खेलते हुए इनकी घोड़े से गिरने से मृत्यु हो गई थी। इसके बाद में शमसुद्दीन इल्तुतमिश शासक बना। तत्पश्चात रजिया सुल्तान बनी। रजिया सुल्तान दिल्ली पर प्रथम महिला शासिका थी, इस बारे में भी हम थोड़ी बहुत बात करेंगे। गयासुद्दीन बलबन का शासन रहा। गया वैसे भी ये सिर्फ 4 शासक ही नहीं, इनके अलावा भी बहुत सारे शासक हुए, लेकिन उनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर इसे नहीं देखेंगे। नहीं तो फिर क्या है कि सल्तनत खुद अपने आप में एक पुस्तक बन सकती है। इतना बड़ा टॉपिक है, लेकिन इसे हम समेटते हुए एक चैप्टर में एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ेंगे। तत्पश्चात दोस्तों बात करें तो खिलजी वंश की स्थापना हुई। इसमें पहले शासक बने आपके जलालुद्दीन खिलजी, जो कि 1290 से 96 तक रहे। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी का शासन रहा 1236 से 1316 तक। यह शासन काफी इंपॉर्टेंट रहा, बहुत सारे युद्ध अभियान हुए। इस वजह से
अलाउद्दीन खिलजी को भी हम थोड़ा सा विस्तृत रूप में देखेंगे। तत्पश्चात तुगलक वंश की स्थापना हुई और तुगलक वंश में हम मुख्य रूप से 3 शासकों पे बात करेंगे, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। वैसे यदि देखें तो इन तीनों शासकों की हम बात कर चुके हैं, कहाँ पे? तो यहाँ पे देख लीजिए आप। सबसे पहले हमने बात की गयासुद्दीन तुगलक की, जिसने तुगलकाबाद की स्थापना की। फिर हमने बात की एमबीटी यानी मोहम्मद मोहम्मद बिन तुगलक की, जिन्होंने जहांपनाहबाद की स्थापना की। और फिर हमने देखा फिरोज शाह तुगलक को, जिन्होंने फिरोजाबाद की स्थापना की, जहां पर फिरोज शाह कोटला स्थित है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे सैयद वंश की तरफ। और सैयद वंश में खिज्र खान का वर्णन थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। और अंत में हम देखेंगे लोधी वंश को। लोधी वंश दोस्तों प्रथम अफगान वंश था, है ना? तक हम जिनकी बात कर रहे थे वो कौन थे? तुर्की वंश से संबंधित थे अधिकांश। यह थे अपने प्रथम अफगान। ठीक है। और दोस्तों ये जो सैयद वंश था यह प्रथम शिया शासकों का वंश था, है ना? प्रथम शिया वंश। बाकी सारे के सारे सुन्नी थे। इस्लाम में क्या होता है, दो तरह के जो है मत प्रचलित है, शिया और सुन्नी। शियाओं का थोड़ी बहुत मान्यता का फर्क होता है, जो हमने बात कर ली थी प्रीवियस चैप्टर्स में, वो आप जाके अच्छे से देख सकते हैं उस पे। ठीक है, बाकी सारे कैसे थे, अपने तुर्क मूल थे। और जो है प्रथम अफगान थे आपके लोधी वंश के लोग। और शिया एकमात्र थे अपने सैयद वंश। कई बार एग्जामिनर इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछ सकता है, जो कि सामान्यतः आपको सीधा तरह से इन किताबों में नहीं मिल पाता है। तो यहाँ से आप थोड़ा सा देख लीजिएगा इन चीजों को। ठीक है, इसमें इल्तुतमिश के मकबरे का भी फोटो दे रखा है, जो कि दिल्ली में स्थित है। अलाई दरवाजा भी दे रखा है, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा निर्मित है। कहाँ पे है? तो यह आपके कुव्वत उल इस्लाम का दरवाजा है ना, कुव्वत उल इस्लाम। कुव्वत उल इस्लाम भारत में प्रथम निर्मित इस्लामी इमारत है, जिसे इस्लाम की शक्ति के रूप में माना जाता है। कुव्वत उल इस्लाम का मतलब होता है इस्लाम की शक्ति। कुतुब मीनार परिसर है, वहां पे एक मस्जिद बनाई गई थी जिसे कुव्वत उल इस्लाम कहा जाता है। और वहां पे ही इस अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इस दरवाजे का निर्माण करवाया गया, जो कि अलाई दरवाजे के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अगले बिंदु में हम दोस्तों बात करेंगे, जो कि इस चैप्टर का पहला बिंदु हम कह रहे थे कि दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त होती है। दोस्तों यहाँ पे यदि हम बात करें तो दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी की भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन लगभग वही है जो पहले के हमने बात की, जैसे सिक्के हो गए, इमारतें हो गई, दुर्ग हो गए, महल हो गए। इस प्रकार की चीजों से ही हमें इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त हो पाती है। लेकिन एक जो ज्यादा महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर सामने आई, वह थी आपके तारीख या फिर तवारीख। यह सुल्तानों के जो दरबारी लोग थे, उन्होंने इतिहास को एक क्रमबद्ध रूप से लिखा, जो कि तवारीख या फिर तारीख के रूप में जाना गया। तारीख एक वचन शब्द है और तवारीख बहुवचन शब्द है, और इसका अर्थ होता है, मतलब आपके तारीख का अर्थ है दिनांकित, मतलब कि एक जो है आपके क्रमबद्ध रूप से लिखा गया। ठीक है, तो यह शासकों पर आश्रित होते थे। इस वजह से इन्होंने शासकों की प्रशंसा भरे कुछ ग्रंथ लिखे, जिनसे हमें ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है। और ऐसे ग्रंथ संख्या में थोड़े ज्यादा लिखे गए, इसलिए यह जो है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के रूप में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यहाँ पे आप कॉर्नर में देखेंगे तो इस इन तवारीखों को या फिर पांडुलिपियों को तैयार करने के चरण आपके सामने दिए गए हैं। पांडुलिपि क्या होती है, ये हमने 6th क्लास की एनसीईआरटी में बात कर ली थी, जिसकी प्लेलिस्ट आपके पड़ी है। 12 चैप्टर है इसमें, और आप रघुवंशम एकेडमी के चैनल पे जाके इसको जो है इस पूरे के पूरे 12 लेक्चर्स को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। चलिए फिर पांडुलिपि तैयार करने के जो चरण हैं उस बारे में बात करें तो पहले, सबसे पहले आप यहाँ देखोगे तो ये एक बंदा क्या कर रहा है, कागज तैयार कर रहा है। इसके बाद में फिर ये लिखते थे। लिखने के बाद कुछ महत्वपूर्ण शब्द और अनुच्छेदों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए ये क्या करते थे, सोने को पिघला के और उसका प्रयोग करते थे वर्ड्स को हाईलाइट करने के लिए। अपन तो हाईलाइटर लेके आते हैं, उस दौर में सोना उनके लिए हाईलाइटर हुआ करता था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्या कर रहा बंदा, सोने को पिघला रहा है और इस पांडुलिपि के अंदर जो चित्र या फिर जो आपके हेडिंग्स थी उन्हें हाईलाइट करने के लिए सोने का प्रयोग कर रहा है। और अंत में इन सारे कागजों को एक साथ करके पुस्तक का स्वरूप देना क्या कहलाता है, जिल्द तैयार करना। ये यहाँ पे जिल्द तैयार कर रहा है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से इतने चरणों में इस पांडुलिपि का निर्माण होता था, जो आज हमें सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के रूप में प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए इस बारे में अब हम थोड़ी बहुत बातें लिख लेते हैं, बातें बहुत होगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अभिलेख
अभिलेख, सिक्के और स्थापत्य। ठीक है, यहाँ पे मतलब हम बात कर रहे हैं आपके जानकारी की कैसे प्राप्त हुई। तो सबसे पहले हमने लिख लिया अभिलेख, सिक्के और स्थापत्य। इनसे भी महत्वपूर्ण इनसे भी महत्वपूर्ण तारीख अथवा तवारीख जो सुल्तानों के दरबारी सामान्यतः फारसी भाषा में लिखते थे। ठीक, चलिए इस बारे में बात करेंगे। दोस्तों ये फारसी भाषा में सामान्यतः लिखा जाता था और सुल्तानों के दरबारी अक्सर इसे लिखा करते थे। तो सुल्तानों के दरबारी लिखा करते थे तो आपको इसके बारे में कुछ चीजें ध्यान रखनी है, ताकि हम जब आगे एडवांस हिस्ट्री पढ़ेंगे। एनसीईआरटी का वैसे मकसद यही है, आपका सिक्स सेवन्थ एट्थ की कम से कम आपका फंडा क्लियर करने, फंडामेंटल जो आपका हिस्ट्री को लेके कॉन्सेप्ट है वह क्लियर करने के लिए होता है। इसलिए यहाँ पर आपको बहुत सारी जानकारी ऐसी दी गई होती है जिसे लिखना इंपॉर्टेंट नहीं, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन कुछ कुछ बिंदु हम इसमें से लिख लेते हैं ताकि आपको याद रहे। ठीक है, तो इसमें दोस्तों बात की गई है कि आपके जो यह तवारीख के लेखक होते थे यह कौन होते थे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तवारीखों के लेखक सचिव या फिर प्रशासक अथवा कवि हुआ करते थे, है ना? कवि होते थे। अब जब ये वर्ग था तो एक चीज और स्पष्ट होती है कि ये लोग रहते कहाँ थे, तो नगरों में रहते थे। इसलिए ग्रामीण जीवन के बारे में ज्यादा स्पष्ट वर्णन नहीं मिल पाता, बहुत ही कम विवरण आपको ग्रामीण जीवन के बारे में मिलता है। क्यों? क्योंकि यह जो वर्ग है, प्रशासक भी सामान्यतः नगरों में रहते थे, कवि भी नगरों में रह रहे थे और सचिव स्तर के व्यक्ति भी नगरों में रहा करते थे। पहली बात हम इसमें लिख देंगे, ज्यादातर नगरों में रहते। दूसरी बात, जब यह आपके शासक के सेवक के रूप में, प्रशासक के रूप में कार्य कर रहे थे, तो इनकी इनाम पाने की इच्छा भी रही होगी शासकों से। तो यह भी एक फैक्ट है कि हाँ, इनाम पाने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति कितना सच लिख पाएगा, इस बारे में भी आपको सोचते हुए तवारीखों का अध्ययन यदि कभी करना पड़े तो यह सोचते हुए करना है कि यह बंदा शासक से इनाम की इच्छा भी रख रहा था। ठीक है, शासक से इनाम की इच्छा। और तीसरी कि इनकी सोच किस प्रकार की थी, यह दोस्तों सामान्यतः जो जन्म सिद्ध अधिकार थे उस पे बात करते थे कि हाँ, जन्म सिद्ध अधिकार सही है। साथ ही जो लिंग भेद है वह भी सही है, महिलाओं को कोई भी अधिकार देने के पक्ष में इनमें से कोई भी इस्लामी जो लेखक है वह नहीं रहा था। ठीक है, जन्म सिद्ध अधिकार व लिंग भेद के समर्थक। यहाँ पे ये जो दो शब्द आए हैं इन पे यदि हम थोड़ी सी बात करें, तो जन्म सिद्ध अधिकार से दोस्तों मेरा मतलब था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, वो वाली बात आप मान लीजिए। वंशानुगत राजा बना करते थे, तो इस बात को सामान्यतः सभी कवि जो थे या फिर सभी इतिहासकार उस दौर के थे, उन्होंने स्वीकार किया है कि हाँ, जो वंशानुगत अधिकार है वह रहना चाहिए। क्योंकि इसका फायदा इन्हें भी था कि ये भी प्रशासन में आपके वंशानुगत अधिकार की मांग समय समय पर किया करते थे, जो मांग आपके आप आगे पढ़ेंगे तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा पूरी भी की गई थी। अलाउद्दीन खिलजी इसका थोड़ा सा विरोधी था। ठीक है, चलिए। और लिंग भेद क्या चीज है? लिंग भेद का अर्थ है दोस्तों कि जो स्त्री व पुरुष
को शारीरिक संरचना के आधार पर और बुद्धि के स्तर पर माना जाता है कि ये अलग-अलग कार्यों के लिए बने हुए हैं और शासन करने का अधिकार कभी भी स्त्री को नहीं हो सकता। ऐसी मानसिकता उस दौर के लगभग सभी इतिहासकारों में पाई जाती थी। ठीक है? यहाँ पे आप देखेंगे न्याय चक्र और इसमें बात करेंगे 13वीं सदी के इतिहासकार फ़क्र-ए-मुदब्बिर ने लिखा था कि राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता। सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते, वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से। मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न होंगे और ऐसा तभी होगा जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। अब देखिए इतिहासकार इम्पोर्टेंट हो गया, एक तो फ़क्र-ए-मुदब्बिर ये कौन से किस वक़्त का इतिहासकार है, तो ये आपके सल्तनत युग का इतिहासकार है, ठीक है? तो यहाँ पे ये बता रहा है कि सैनिकों के बिना राजा की वैल्यू खत्म हो जाएगी, राजा शक्तिशाली नहीं बच पाएगा। वो सैनिक जो है वो वेतन के लिए काम कर रहा है, तो उसे वेतन भी प्रॉपर चाहिए और वेतन कहाँ से आता है? तो उसने कहा कि भाई वेतन तो आपके किसान जब उपजाएँगे या फिर किसान के यहाँ उपज होगी, तो उससे ही तो टैक्स वसूल करके हम पैसा ला पाएँगे और उसी पैसे से वेतन दे पाएँगे। तो कुल मिला के जब ईमानदार प्रशासन होगा, तभी यह सारी चीज़ें संभव हो पाएगी। चलिए अगले बिंदु पे हम चलते हैं। अगले बिंदु पे हम रज़िया सुल्तान के बारे में इस पैराग्राफ को देखेंगे। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि रज़िया सुल्तान थी कौन? ठीक है? तो दोस्तों इल्तुतमिश की बेटी थी रज़िया सुल्तान जिसको 1236 में शासक बनाया गया। हुआ क्या था कि जो इल्तुतमिश था उसने कहा कि मेरा कोई भी बेटा योग्य नहीं है, इसलिए मैं अपनी बेटी रज़िया सुल्तान को या रज़िया को जो है सुल्तान के रूप में देखना चाहूँगा। उसी के नाम पे उसने जो है अपना शासन देने की घोषणा की। लेकिन जो सरदार और उलेमा वर्ग था, अमीर और उलेमा वर्ग उस दौर का, उन्होंने कभी भी एक महिला को शासक के रूप में स्वीकार करने की हिम्मत नहीं दिखा पाए। मतलब वो बिल्कुल खिलाफ थे कि नहीं, एक महिला हम पे शासन कैसे कर सकती है। तो रज़िया को सुल्तान वैसे तो नहीं बनने दिया गया, लेकिन रज़िया ने जैसे-तैसे जनता की सहायता से जो है दिल्ली की गद्दी पर अपना अधिकार कर लिया था। 1236 की बात है ये। जब रज़िया का अधिकार हो गया, तो अमीर और उलेमा वर्ग का विरोध अपने आप में हमेशा से चल ही रहा था। अतः अंततः रज़िया सुल्तान को 1240 में अपने शासन से हटना पड़ा और अंत में उसकी भागते हुए डाकुओं ने हत्या कर दी थी। इसका विवरण बहुत ही विस्तृत है, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ी बहुत बात देखेंगे कि भाई रज़िया सुल्तान के बारे में उस दौर के इतिहासकार क्या सोचते थे, रज़िया सुल्तान कब शासक बनी, कब हटा दी गई, ये छोटी-मोटी बातें हम इसमें करेंगे। हम लिखेंगे सन 1236 में इल्तुतमिश की बेटी इल्तुतमिश की बेटी रज़िया दिल्ली की जनता की सहायता से जनता की सहायता से सिंहासन पर बैठी। ठीक है, इसमें ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट हो जाती है, एग्ज़ाम में एक आध बार आया हुआ है ये, कि कौन-सी शासिका या फिर कौन निम्नलिखित में से कौन जो है जनता की सहायता से शासन पर बैठी या फिर बैठा। तो इसमें फिर रज़िया सुल्तान का नाम आपके आएगा, ठीक है? आगे हम बात करेंगे इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज इसे अपने भाइयों से ज़्यादा योग्य मानते हुए भी शासिका के रूप में शासिका के रूप में स्वीकार नहीं कर पाता। अंत में 1240 में
षड्यंत्रवश इसे हटा दिया गया। इसे किसे? रजिया को, है ना? हटा दिया गया। चलिए आगे हम रजिया सुल्तान के बारे में मिन्हाज उस सिराज क्या सोचता था, क्या उसने लिखा है, ये हम बात करते हैं। मिन्हाज ए सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है, उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था। इसलिए वह पूछता है कि खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर क्या हासिल हुआ? मतलब वह मानता है कि महिला है तो वह शासन नहीं कर पाएगी। यह जो है एक तरह से आप इस्लामी विचारधारा की बात कह सकते हैं, क्योंकि मिन्हाज-ए-सिराज अपने आप में एक इस्लामिस्ट था और वह जो है कट्टर इस्लाम को फॉलो करता था। रज़िया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था। उस वंश में रानी थी रुद्रमा देवी, जो कि 1262 से 1289 के काल था, उसमें रही। के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रम्मा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। यानी कि जो रुद्रमा देवी थी उसने भी काकतीय वंश की थी यह, और इसने कितने साल तक आपके 62 से 89 यानी कि मोटा-मोटी आपके 25 से 30 साल तक 25-27 साल तक शासन किया था। और यह अभिलेखों में अपना नाम एक पुरुष नाम की तरह बताती थी। अब भ्रम पैदा तो कैसे किया जा सकता है, ये थोड़ी अजीब-सी बात हो गई। अब भाई दिख रहा है कि कोई महिला शासिका है, तो अभिलेखों में पुरुष जैसा नाम अगर छपवा भी दे तो विरोध करने वाली जनता थोड़ी होती है, विरोध करने वाले ज़्यादातर तो दरबारी लोग होते हैं ना। तो इस प्रकार का विरोध इसे नहीं झेलना पड़ा था रुद्रम्मा देवी को, जो कि लगभग उसके समकालीन थी, थोड़ी-सी बाद की बात है। वही आपके 30-40 साल या फिर 30 एक साल की बात। एक और महिला शासिका थी कश्मीर की रानी दिद्दा, 980 से 1003 के बीच में थी। उसका नाम दीदी के रूप में आप जान सकते हैं कि बड़ी बहन से निकला है, जो कि जाहिर है कि प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया हो गया, ठीक है? तो जो रानी दिद्दा थी वह कहाँ की थी शासिका? तो कश्मीर की थी, और आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र की काकतीय वंश की रानी रुद्रमा देवी थी, और इसका भी शासन रहा, एक महिला शासिका के रूप में प्रसिद्ध है। और एग्जाम में कई बार यह क्वेश्चन आता है कि रुद्रमा देवी जो कि या फिर रुद्रमा देवी का संबंध किस वंश से है, तो आपको याद रखना है काकतीय वंश से है, और इनका शासन क्षेत्र कौन सा था, तो आपके वारंगल था, ठीक है? चलिए आगे हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत के विस्तार पे, ठीक है? दिल्ली सल्तनत का विस्तार गैरिसन शहर से साम्राज्य तक। दोस्तों इस बिंदु में हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत ने किस प्रकार विस्तार किया और किस प्रकार से वह आरंभिक दौर में जो है सर्वाइव कर पाई, सर्वाइव करने का तरीका क्या था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उस दौर के शासकों के बारे में। जैसे गोरी ने जब अटैक किया भारत पर, या फिर पृथ्वीराज चौहान के और मोहम्मद गोरी के बीच में जब 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, तब गौरी ने अजमेर को विजिट करने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को आगे भेजा था, जिसने 1192 में ही दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। तो दिल्ली पर अधिकार का मतलब था कि एक छोटे से नगर पर उसने अधिकार किया था, और एक सीमित सेना के साथ ये लोग थे। इनके पास कोई प्रशासक या फिर इस प्रकार का जन समूह नहीं था, सिर्फ शक्ति के आधार पर यह कब्जा करने की कोशिश में थे। तो इस प्रकार से शासन संचालन नहीं किया जा सकता, इसलिए लंबे समय तक जो आरंभिक सुल्तान थे, आरंभिक सल्तनत कालीन शासक थे, उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा। यह संघर्ष किस प्रकार से था? कि इन्होंने गैरिसन नगरों की स्थापना की। यह जहाँ भी जाते और जीतते अपने क्षेत्रों को, जैसे मान लो कि यहाँ पे हमने बात की है ये कि किस कौन-कौन से नगर जीते गए। लाहौर जैसे जीता हुआ है, कोहराम, सुनाम, बोरवाला, बारन, बदायूं, ये सारे नगर जब जीते गए दोस्तों, इन नगरों के क्या हुआ कि भई आपके पूरे नगर पर या फिर पूरे शहर पर ये लोग अधिकार नहीं कर पाते थे, ना ही ग्रामीण क्षेत्र तक, ना पूरे शहर पर। यह उसका जो किला या दुर्ग क्षेत्र था, वहां पर अधिकार कर पाते थे, क्योंकि संपूर्ण आपके अधिकार करने के लिए प्रशासक चाहिए, जनता आपके समर्थन में चाहिए। तो इस प्रकार की चीजें उस दौर में थी नहीं। तब इन्होंने, जैसे हम दिल्ली का एग्जाम्पल लें, तो दिल्ली में इन्होंने क्या किया, जैसे अभी हम कोहना ए दिल्ली जिसे कहते हैं, वैसा कोई क्षेत्र देख लिया। उस क्षेत्र में आपके सैनिकों के रहने करने की व्यवस्था कर दी, और
सैनिकों के लिए संसाधन जुटाने के लिए यह व्यापारिक काफिलों पर अटैक कर लेते या फिर आसपास के नगर को लूट के और खाद्यान्न आपके लाके सैनिकों को, मतलब सैनिक खुद ही लूट के लाते और अपना उपयोग कर लेते थे। इस प्रकार की चीजें चलती थी, या कभी कभार व्यापारियों से खरीद भी लिया जाता था। यानी ये सारे दौर में, उस दौर में काम होते रहे। लेकिन फिर बाद में जब गैरिसन शहरों में इन्होंने देखा कि यहाँ तो कितने टाइम तक पड़े रहेंगे, ऐसे थोड़ी चलेगा, तब इन्होंने एक नया तरीका निकाला और प्रशासकों की नियुक्ति शुरू की आसपास के क्षेत्रों में। और आसपास के क्षेत्रों में जबरन इस्लाम में धर्म परिवर्तन भी शुरू हुआ। धर्म परिवर्तन का फायदा ये था कि भाई जब समान शासक और आपके जनता जो है सेम रिलीजन को फॉलो करेगी, तो समर्थन की उम्मीद ज्यादा की जा सकती है। और दूसरा, इस्लाम का प्रसार भी इन लोगों का उद्देश्य था, तो जबरन धर्म परिवर्तन उस दौर में हुए। धीरे धीरे उन्होंने सत्ता एस्टेब्लिश की और आसपास के नगरीय क्षेत्र और थोड़े बहुत ग्रामीण क्षेत्रों तक भी इनका अधिकार होने लगा। लेकिन शुरुआत में क्या था, जैसे मान लो कि यहाँ पे है आपके दिल्ली, ठीक है? अब दिल्ली पे जिसका अधिकार है, और यहाँ पे मान लो है आपके लखनऊ जो कि पड़ता है आपके बंगाल में। अब दिल्ली से बंगाल तक इन्हें अपने संपर्क स्थापित करना है, तो यहाँ पे दिल्ली में भी यह एक जो है गैरिसन नगर में बैठे हैं और यहाँ पे भी लखनऊ तक इन्हें जाना है, तो यह संपर्क सूत्र बहुत ही जल्दी टूट जाते थे। छोटा-मोटा अटैक हुआ, तो संपर्क टूट रहा है। जलवायु परिवर्तन या फिर आपके मान लीजिए कोई अधिक अधिक वर्षा हो गई, बाढ़ आ गई, तो भी इनका संपर्क टूट जाता। तो ऐसे में इन्हें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, लेकिन धीरे-धीरे उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। तो स्थापित करने के बाद आपने देखा कि जब हम आगे बात करेंगे, अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया। एमबीटी का नाम भी इसमें शामिल होता है, मोहम्मद बिन तुगलक, उसने भी साम्राज्य विस्तार किया। ठीक है? चलिए आगे हम बात करते हैं इसी बारे में। चलिए, हम लिखेंगे दोस्तों सबसे पहले कि 13वीं शताब्दी की शुरुआत में, 13वीं शताब्दी की शुरुआत में सुल्तानों का नियंत्रण, सुल्तानों का नियंत्रण गैरिसन, ये जो लिखा हुआ है ना, ये सेम ही है, गैरिसन। गैरिसन का मतलब क्या होता है, ये ब्रैकेट में ही मैं लिख लेता हूँ, रक्षक सैनिक टुकड़ियों का निवास स्थल है ना। रक्षक सैनिक टुकड़ियों का निवास स्थल, गैरिसन क्षेत्रों तक था। ठीक है? भीतरी प्रदेशों तक उनका, यानी कि सुल्तानों का नियंत्रण नहीं था। यानी ये टैक्स वसूली वगैरह नहीं कर पा रहे थे शुरुआत में, क्योंकि टैक्स वसूली के लिए पूरा आपका एक सिस्टम चाहिए, तो पहले इन्होंने लूट खसोट करके ही अपना काम किया था। भीतरी प्रदेशों तक उनका नियंत्रण नहीं था। अतः रसद आदि के लिए, रसद आदि के लिए लूट मार अथवा व्यापार पर निर्भर थे। एक मिनट, हाँ। ठीक है, तो आरंभिक में यह इस पे आपके लूट मार और व्यापार पर निर्भर हुआ करते थे।
तो जब यह दौर चला तो कब इन्होंने एक है सुदृढ़ सल्तनत की स्थापना की, तो वह दौर था आपके बलबन का काल। इस पे हम बात कर लेते हैं कि बलबन के काल में बलबन के काल की बात कर लें तो आपके 1266 से 87 तक, है ना? बलबन का काल रहा था। बलबन के काल में संस्थापन का मतलब हो जाएगा कि एक तरह से सुदृढ़ जो है स्थापना साम्राज्य की गई। बलबन के काल में संस्थापन तथा अलाउद्दीन खिलजी, एक लिख रहा हूं मैं, आप अलाउद्दीन खिलजी पूरा लिख सकते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के काल में अलाउद्दीन खिलजी के काल में अलाउद्दीन खिलजी के तथा एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक के काल में विस्तार हुआ विस्तार हुआ। ठीक है, साम्राज्य के विस्तार की बात कर रहा हूं मैं। बलबन के काल में यहाँ पे संस्थापन हुआ था, यानी ढंग से जो है साम्राज्य की स्थापना हुई, और गैरिसन शहरों से निकलकर जो है आपके नगरीय क्षेत्र तक या भीतरी प्रदेशों तक इनका नियंत्रण स्थापित होने लगा। साथ ही जब अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक की नाम हम लेते हैं, तो उनका जो है लंबे अभियान और बड़े अभियानों के रूप में इन्हें हम देखेंगे आगे। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से अभियान हुए थे। इन अभियानों पे हम बहुत ज्यादा देखिए, इसमें सिर्फ मैप के जरिए आपको समझाने की कोशिश की गई, बहुत ज्यादा लिखवाया नहीं गया है, तो हम भी बहुत ज्यादा नहीं लिखेंगे, नहीं तो अलाउद्दीन खिलजी एक तरफ और चैप्टर एक तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको समझा देता हूँ ये जो मैप क्या है। आप इस मैप को एनसीईआरटी में खोल के बैठिए, मैं बता देता हूँ। जैसे ये आपके दिल्ली सल्तनत हो गई, ठीक है। ये अलाउद्दीन खिलजी के अभियानों की बात की कर रहे हैं, इसमें लिखा हुआ भी होगा आपके, अलाउद्दीन खिलजी के अभियान। ठीक है, तो इन अभियानों के बारे में दोस्तों यदि आप बात करें तो यहाँ पे बैठा है, मान लो ये आपके दिल्ली सल्तनत है। ठीक है, यहाँ पे कौन बैठा है? अलाउद्दीन खिलजी। इस अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ इस प्रकार से अभियान किए। सबसे पहले उसने गुजरात की तरफ अभियान किया, यह आपके गुजरात 1299 में यह अभियान किया था। इसके बाद में चित्तौड़ पे अभियान किया, और चित्तौड़ में आपको पता है एक प्रसिद्ध साका हुआ, और अब पद्मावत जो मूवी थी इसमें पद्मिनी का नाम आता है, रावल रतन सिंह का नाम आता है, यह इसी युद्ध की बात है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1303 में चित्तौड़ पर अटैक किया गया था। उस दौर में शासक कौन थे यहाँ के? तो यहाँ के थे रावल रतन सिंह या फिर राव रतन सिंह। इसके बाद में यदि हम देखें, इससे जस्ट पहले 1301 में रणथंभौर पर भी अटैक हुआ था। रणथंभौर पे पहले जलालुद्दीन खिलजी, जो कि अलाउद्दीन का चाचा था, उसने भी कई अटैक कर लिए थे, चाचा भी था और ससुर भी था। तो रणथंभौर पर जलालुद्दीन ने भी अटैक किए थे, लेकिन जीत नहीं पाया था, और उसकी फिर जो है पूर्ति के लिए अलाउद्दीन खिलजी एक बड़ी सेना लेकर यहाँ पर अटैक करता है। तो रणथंभौर रणथंभौर के शासक थे उस वक्त कौन? अपने अमीर चौहान, है ना? चौहान वंश के शासक थे। चौहानों की जो रणथंभौर शाखा थी, आपके पृथ्वीराज चौहान के वंशजों के द्वारा ही यह शाखा चल रही थी। 1301 की बात है ये। फिर 1302 1303 में आपके वारंगल पर अभियान किया गया। तो ये वाला जो वारंगल का अभियान था, ये बंगाल से होकर किया गया था, है ना? यहाँ से होके गया था। लेकिन आगे के अटैक जो आप दक्षिण की तरफ देख रहे हैं, यहाँ से जैसे दिल्ली से निकला और यहाँ पे मांडू यानी मालवा पर भी अधिकार किया गया। फिर आप देखेंगे देवगिरी पर अधिकार। देवगिरी पे यदि आपने थोड़ी डिटेल में हिस्ट्री पढ़ी और आपका हिस्ट्री बैकग्राउंड है, तो आपने देखा होगा कि जलालुद्दीन खिलजी के काल में भी अलाउद्दीन ने देवगिरी पर अटैक किया था। ठीक है, उसके अलावा यदि आप देखें तो आपके आगे जो है होयसल तक इसने अभियान किया, द्वार समुद्रम और मदुरई, तंजावुर। मदुरई पे उस वक्त पांड्य शासकों का राजा शासन था। सुंदर पांड्य और वीर पांड्य नामक दो भाई थे यहाँ के शासक, जिन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की थी। और दक्षिण के जितने भी ये आपके देखो 1311 में यहाँ पे आपके आंध्र क्षेत्र में काकतीय वंश वारंगल वाला क्षेत्र है। इसी की एक रानी का नाम हमने पढ़ा था, क्या नाम था उनका? रुद्रम्मा देवी, है ना? जस्ट अभी देखा था, याद रखना, ये एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट है।
तो यहाँ पे काकतीय वंश का शासन था और ये सारा घटनाक्रम था इसका। ये जो दक्षिण के अभियान थे दोस्तों, ये मैं बता रहा था आपको कि यह सारे अभियान जो है आपके अधिकांशतः मलिक काफूर नामक एक सेनापति था इसका, अलाउद्दीन खिलजी का, उसके द्वारा किए गए थे। और इसकी जो दक्षिण विजय थी इसका सारा श्रेय मलिक काफूर को जाता है, क्योंकि मलिक काफूर ने बहुत ही जो है सोच समझ के रणनीति के तहत आपके अभियान किए थे। यह गुजरात का मुख्यतः एक हिंदू था जिसको इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया गया था, और यह एक दास के रूप में अलाउद्दीन खिलजी को प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलिए, ये सारी बातें होगी आपके अलाउद्दीन के अभियानों का, ये है जो मैप है इस पे। इसके बाद हम कुछ बातें लिख लेते हैं जो कि लिखनी इंपॉर्टेंट है। वह देखिए दोस्तों, यह जब विस्तार हुआ था, तो मैं सिर्फ अलाउद्दीन की बात नहीं कर रहा, हम पीछे जो यहाँ जहाँ से बात छोड़ी थी वहीं से शुरू कर रहे हैं। जैसे कि भाई अलाउद्दीन खिलजी और एमबीटी के काल में विस्तार हुआ। देखिए, विस्तार एक तो हो गया आपके बाहरी विस्तार, यानी कि अभियान करके। एमबीटी और इसने भाई अलाउद्दीन खिलजी, इन दोनों ने बाहरी अभियान किए और विस्तार किया। तो क्या विस्तार सिर्फ यही था? तो नहीं, विस्तार यह नहीं था कि सिर्फ बाहरी क्षेत्रों पर अटैक किए जाए, बल्कि जो दिल्ली सल्तनत का मुख्य हिस्सा था, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र, अवध, बदायूं वगैरह, ये सारे, यहाँ पर जो गंगा का मैदानी क्षेत्र था, वहां पर जंगल भी बहुत सारे थे। तो दूसरा विस्तार कुछ इस प्रकार किया गया कि जो जंगली क्षेत्र थे उन्हें काट दिया गया, जंगलों को। जंगल में जो रहने वाले लोग थे उन्हें अपने पर्यावास को छोड़ के दूसरी जगह पे शिफ्ट होना पड़ा, या फिर उन्हें धर्मांतरित कर लिया गया और किसान बना दिया गया। इस प्रकार के घटनाक्रम हुए, और इससे भी कृषि भूमि में विस्तार किया गया, क्योंकि जब इन शासकों को बड़ी सेना रखने की जरूरत हुई तो ज्यादा पैसे की जरूरत थी, ज्यादा पैसे की जरूरत थी तो इन्होंने टैक्सेशन बढ़ाया। टैक्सेशन के साथ साथ इन्होंने भूमि में भी वृद्धि करने का प्रयास किया, जिसमें से एक प्रयास यह था कि जंगलों को साफ कर दिया जाए। चलिए हम देख लेते हैं। भीतरी शहरों पर नियंत्रण के क्रम में भीतरी शहरों पर नियंत्रण के क्रम में गंगा, यमुना, दोआब, और ये दोआब वगैरह क्या होता है, ये सारी बातें मैं पहले कर चुका हूँ पहले के चैप्टर्स में। दोआब के जंगल साफ किए, शिकारी व संग्राहकों को, कुल मिला के आदिवासियों की बात हो रही है, शिकारी व संग्राहकों को खदेड़ा व जमीन अधिकतर मुस्लिम किसानों को दे दी गई। यानी जिन्होंने इस्लाम कबूल किया उनको प्राथमिकता देकर यह जमीनें आवंटित कर दी गई थी। ठीक है, तो यह आपके विस्तार का एक तरीका हो गया, और दूसरा तरीका विस्तार का क्या था, ये वाला है ना। तो ये भी हम लिख लेते हैं। दूसरा विस्तार सल्तनत के बाहर, दूसरा विस्तार सल्तनत के बाहर अलाउद्दीन खिलजी के काल में दक्षिण भारत के सैन्य अभियान व मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हुआ। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी और तुगलक के द्वारा बाहरी विस्तार किया गया, और शुरुआती जो शासक थे जैसे बलबन हो गया, इन्होंने आंतरिक विस्तार किया। दोस्तों देखो,
जब आंतरिक विस्तार होगा और आंतरिक रूप से आप सुदृढ़ होंगे और आप संसाधन जुटा पाएँगे, तभी आपकी हिम्मत हो पाएगी कि आप किसी दूसरे जगह पर जाकर अभियान कर पाएँ। तो आरंभिक शासकों ने क्या किया, जो भीतरी क्षेत्र थे, उन पर नियंत्रण स्थापित किया, वहाँ से संसाधन जुटाए, सेना का एकत्रण किया और उसके बाद में संपूर्ण भारत पर अभियान भेजे। हुँ, हुँ। यहाँ पे अगले बिंदु पे बात करने से पहले हम कुछ क्षेत्रों की बात कर लेते हैं जो कि आपके इसमें एनसीईआरटी में दे भी रखे हैं। इन सब मुद्दों पे बात कर लेते हैं ताकि आगे आपके जो है पढ़ना आसान रहे। या फिर कई बार अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपके इनमें से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं और आप चित्र के रूप में अगर इन चीज़ों को देखेंगे तो समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं इस चित्र को, यहाँ पर आपको यदि देख पा रहे हैं तो ये कुतुब मीनार दिखाई दे रही है और यहाँ पर ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद दिखाई दे रही है। 12वीं सदी के आखिर दशक में बनी कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद तथा उसकी मीनारें। यह जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में स्थित है। जामा मस्जिद उसे कहते हैं जो शहर की सबसे प्रसिद्ध मस्जिद हो। तो ये शुरुआती शहर था, ये मतलब दिल्ली एक पूहना जिसे हम कहते हैं, वहां पर जो मस्जिद बनाई गई कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है ना। इतिहास में इस शहर को दहली ए पूहना यानी पुराना शहर कहा गया है। इस मस्जिद का इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने विस्तार किया। मीनार 3 सुल्तानों कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाई गई। इसकी जो पहली मंजिल थी वह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बना दी गई थी और दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल यानी 4 मंजिल तक निर्माण करवा दिया था इल्तुतमिश के द्वारा और बाकी बचा निर्माण में से अधिकांश निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया। इसके बाद हम बात करें मोठ मस्जिद की, तो यह सिकंदर लोदी के शासनकाल में उसके एक मंत्री के द्वारा बनाई गई थी और जमाली कमाली मस्जिद 1220 के दशक में यानी मोटा-मोटी ये 1200 नहीं सॉरी 1528 में बनी थी, जमाली कमाली मस्जिद। यह जमाली कमाली मस्जिद किसके द्वारा बनाई गई थी? तो यह शेख फज़ल अल्लाह के द्वारा बनाई गई थी, है ना? किसके द्वारा? शेख फज़ल अल्लाह, ठीक है? चलिए, आगे हम बात कर लेते हैं बेगमपुरी मस्जिद पर। यह मोहम्मद बिन तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहांपनाह की मुख्य मस्जिद के रूप में बनाई गई। यानी एमबीटी ने जो नगर बसाया था जहांपनाह, उसकी मुख्य मस्जिद यानी कि उसकी जो जामा मस्जिद थी उसके रूप में इस मस्जिद का निर्माण करवाया गया। इसे क्या कहा जाता है? बेगमपुरी मस्जिद, ठीक है? चलिए, अब मस्जिद होता क्या है ये भी हम देख लेते हैं। ये मस्जिद, इसमें कई प्रकार के स्पष्टीकरण आपको देखने को मिलेंगे, एनसीईआरटी कुछ भी लिख सकती है, आपको बस पढ़ते रहना है ना। मस्जिद अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है ऐसा स्थान जहां मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा, सजदा का अर्थ है घुटने और माथा टेक कर करते हैं। जामा मस्जिद यानी मस्जिद ए जामी वह मस्जिद होती है जहां अनेक मुसलमान एकत्र होकर साथ साथ नमाज पढ़ते हैं। नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजियों में से सबसे अधिक सम्माननीय और विद्वान पुरुष को इमाम के रूप में चुना जाता है। इमाम शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्मोपदेश भी देता है यानी खुतबा पढ़ता है। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं क्योंकि इनकी जो आस्था होती है वह एक स्थान को लेकर है, मक्का को लेकर। मक्का को अपना जो है इस्लाम वाले पवित्र स्थान के रूप में जानते हैं। भारत का जो है, भारत की ओर से अपन देखें तो मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर दिशा को क्या कहते हैं? किबला के रूप में जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है? मक्का की ओर की दिशा को क्या कहा जाता है? किबला। चलिए, ये हमने 4 मुख्य जो है इमारतों पे बात कर ली और उसके बाद मस्जिद क्या होता है इसको भी हमने समझ लिया। फिर सजदा क्या होता है और किबला क्या होता है इस बारे में भी हमने बात की और खुतबा क्या होता है, कब पढ़ा जाता है, इस पे भी हमने बात कर ली। चलिए, आगे हम बात करते हैं जो कि मोटा-मोटी आपका सेकंड लास्ट बिंदु रहेगा इस चैप्टर का, खिलजी और तुगलक प्रशासन, नज़दीक से एक नज़र, ठीक है? यानी यहाँ पे खिलजियों और तुगलकों से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, वो आपको थोड़ा-सा विस्तृत करके पढ़ना है। बाकी हमने सामान्य रूप से सभी का पढ़ा था, जो सल्तनत काल था उसके बारे में और यहाँ पे अपन खिलजी और तुगलकों के बारे में विशेष रूप से पढ़ेंगे। अब देखिए, प्रशासन
जैसा कि हमने बात की थी कि शुरुआत में यह सिर्फ सैनिक रूप में आए थे और इन्होंने गैरीसन नगरों से अपना शासन चलाने की कोशिश की। लेकिन देखा कि इस प्रकार से शासन संचालित नहीं किया जा सकता, न ही यहाँ पे संसाधन इकट्ठे किए जा सकते हैं इस प्रकार से। तब इन्होंने यह मतलब कोशिश की कि प्रशासन किसी न किसी प्रकार से स्थापित किया जाए। प्रशासन से अर्थ होता है कि भई कर वसूलने के लिए भी तो कोई व्यक्ति नियुक्त करना पड़ेगा। आपके न्याय तंत्र विकसित करने के लिए भी व्यक्तियों की नियुक्ति करनी पड़ेगी। व्यक्ति किनकी नियुक्ति करें? इसके लिए इन्होंने एक तरीका निकाला। यहाँ पे जो सुल्तान थे, उनको दासों का बहुत शौक होता था, गुलाम, जिन्हें फ़ारसी भाषा में बंदगान कहते हैं। जो ये बंदगान थे या फिर बंदे थे, इनको ये लोग अलग-अलग बाज़ारों से खरीद के लाते थे और उस दौर में मध्य एशिया में यह बहुत ही सामान्य व्यवहार था मुसलमानों में कि जो है दास खरीदे और बेचे जाते थे। यानी जो आपके लोग हैं, उनको खरीदना और बेचना बहुत ही आम बात थी। बाज़ार जैसे अब सब्जी मंडी लगती है ना, वैसे लोगों की मंडियाँ लगती थी कि हाँ, यहाँ से आप कोई भी दास खरीद सकते हैं। तो इस प्रकार के दौर में जो सैन्य आवश्यकता थी इन सुल्तानों की, उनकी पूर्ति के लिए कई प्रकार से दासों को या फिर गुलामों को भी पकड़ के लाया जाता था, उन्हें प्रशिक्षित किया जाता और उन्हें सेना में उच्च पद भी दिए जाते थे। तो इससे उन्होंने यह तरीका भी निकाला कि प्रशासन में भी क्यों नहीं दासों की नियुक्ति कर दी जाए। तो उन गुलामों को, उन दासों को इसी प्रकार से प्रशिक्षित करते हैं। जैसे मान लो 5-7 साल का बच्चा है, उसको खरीद लिया, उसको प्रशिक्षित किया और 20-1 साल का हुआ तब तक उसे एज़ अ प्रशासक कहीं पे नियुक्त कर दिया। तो इस प्रक्रिया से उनको 2 लाभ हुए। एक तो जो मतलब प्रशासन करने के लिए व्यक्ति मिल गया और दूसरा वह व्यक्ति मिल गया जो आपकी तरफ पूरी तरह से आश्रित है, जिसे आपको तनख्वाह भी देने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वह आपका गुलाम है। आप जितना चाहो तनख्वाह दे सकते हो, जो चाहो उसके साथ आप कर सकते हो, उस टाइप से यानी पूर्णतः नियंत्रण वाला व्यक्ति उन्हें मिल गया। इससे उन्हें जो आपके स्वामी भक्त व्यक्ति थे, वह प्रशासक के रूप में प्राप्त हो गए। चलिए इस बात को लिखते हैं हम। दिल्ली के आरंभिक सुल्तानों ने सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार के रूप में नियुक्त करना बेहतर समझा, है ना? यानी इन्होंने प्रायोरिटी किसको दी? अपने अपने जो गुलाम थे, उनको सूबेदार के रूप में नियुक्त करने को प्रायोरिटी दी। साथ ही कुछ अमीर वर्ग और भी थे जिन्हें नियुक्त करना ज़रूरी था क्योंकि नहीं तो वो विद्रोह कर लेते। तो गुलामों को इन्होंने प्रायोरिटी दी, साथ ही और भी लोग सूबेदार और जो है महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति पाते थे। फ़ारसी में इन्हें इन्हें यानी कि गुलामों को, है ना, क्या कहते थे? बंदगान। फ़ारसी में इन्हें बंदगान कहते हैं। इनका उपयोग ज़्यादातर किस कहाँ होता था? तो सैनिक ज़रूरतों में होता था, है ना? ज़्यादातर सैनिक उपयोग। बाद में हम देखेंगे एफएसटी के काल में, फिरोज शाह तुगलक के काल में बहुत बड़ा जो वर्ग है, वो गुलामों का उसने तैयार किया था, हज़ारों की संख्या में और फिर आपके कारखाने लगाकर वहाँ पे इनकी नियुक्ति कर ली थी। तो ऐसे भी शासक रहे जिनके हज़ारों की संख्या में दास अथवा गुलाम हुआ करते थे। और गुलामों का जो है स्थिति भी काफ़ी ठीक थी। जैसे बात करें यहाँ पे आप एक सुल्तानों को जो आम सलाह दी जाती थी, वह क्या थी? जिस गुलाम को हमने पाला-पोसा है और आगे बढ़ाया है, उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए क्योंकि तकदीर अच्छी हो, तभी पूरी ज़िंदगी में कभी-कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होता है। ठीक है? यानी गुलामों का जो पद और प्रतिष्ठा थी, वह काफ़ी उन्नत थी क्योंकि उन्हें मतलब
कि भाई इतने सारे हजारों की संख्या में वो गुलामों को खरीद रहे हैं, तो यह संभव है कि कोई बहुत ही बेहतरीन व्यक्तित्व वाला व्यक्ति भी उसे प्राप्त हो जाए। जैसे अलाउद्दीन खिलजी को मलिक काफूर प्राप्त हुआ था, पूरा दक्षिण भारत जीत के दे दिया था। तो इस प्रकार के गुलाम एक उच्च पद तक भी पहुंचे थे। ठीक है। तो इनकी नियुक्ति क्यों करते थे, तो यहाँ पे हम कुछ बिंदु लिख लेते हैं जिससे आप समझ पाएंगे। गुलाम मालिकों के प्रति वफादार होते थे। अब देखिए, ये एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई कि भाई जो मालिक है उसके प्रति यह गुलाम वफादार होते थे। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब गुलाम वर्ग जो है, आपके भाई मालिक के प्रति तो वो वफादार है, लेकिन उस मालिक की जैसी डेथ हो गई, जैसे मान लो बलबन के प्रति वफादार था, लेकिन बलबन के जो उत्तराधिकारी थे उसके लिए वफादारी क्यों होगा? भाई जिसका गुलाम था उसका गुलाम था, जैसे ही उसकी डेथ हुई तो उसके उत्तराधिकारियों के प्रति ये वफादार नहीं हुआ करते थे और विद्रोह कर लेते थे। तो सारे जो शासक बने, नवीन सुल्तान बने, उन्हें अलग अलग प्रकार के विद्रोहों का सामना करना पड़ा था। ठीक है। आइए इसे हम लिखते हैं। गुलाम मालिकों के प्रति वफादार होते थे, लेकिन उत्तराधिकारियों उत्तराधिकारियों से विद्रोह कर लेते। ठीक है। बाकी अलग अलग समाज में जो है वर्ण भी हुआ करते थे, जैसे उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के रूप में समाज विभाजित था। उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्ग से घृणा करते थे, यह भी हम लिख लेते हैं। उच्च वर्ग निम्न वर्ग से घृणा करता था। ठीक है। इस वजह से भी कई प्रकार के विद्रोह हुआ करते थे कि जो अमीर और उलेमा वर्ग था वह नहीं चाहता था कि निम्न वर्ग के लोगों को भी नियुक्तियां दी जाए, या गुलामों की नियुक्ति के विरुद्ध थे। साथ ही जो निम्न कुलीन लोग थे, यहाँ पे भी क्या है कि जैसे हम बात करते हैं कि जैसे हिंदू धर्म में कि भाई आपके क्षत्रिय और ब्राह्मण अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते थे, इस प्रकार की प्रथाएं सब जो शासकों में रही थी। क्योंकि आप जब डिटेल में पढ़ोगे सल्तनत काल को, तो उसमें आप देखोगे कि जितने भी शासकों ने निम्न वर्ग के निम्न कुलीन लोगों को उच्च पदों पर नियुक्त किया, तो यहाँ पे विद्रोह शुरू हो गए थे अमीरों के द्वारा। अमीर का अर्थ यहाँ पे पैसे से अमीर नहीं, पैसे से तो वो अमीर होते ही थे, साथ ही जैसे मान लो हम मंत्री कहते हैं, वैसे आप उनको अमीर मान लीजिए। जो सुल्तानों का जो दल होता था, जो दरबारी होते थे, जो मुख्य सलाहकार हुआ करते थे या फिर उसके दरबारी हुआ करते थे, उन्हें अमीर कहा जाता था। ठीक है। और उलेमा उसे कहते थे जो धर्माधिकारी था, मतलब उच्च पदस्थ मौलवी आपके क्या होते थे, उलेमा वर्ग। ठीक है। यानी इस्लाम के जो जानकार थे वह उलेमा कहलाते थे। ठीक है। अगले बिंदु पे हम बात करें दोस्तों, तो वह रहेगा आपके सेना नायकों को सेना नायकों को अलग अलग आकार, मतलब उनकी जैसी जितनी बड़ी सेना जिस सेना नायक के अधीन थी, उनको अलग अलग आकार में उनके अनुसार भूमि भूमि प्रदान दी गई थी। अलग अलग आकार के क्षेत्र दिए गए, जिससे मिलने वाले राजस्व से वे अपने वेतन तथा सैनिकों को वेतन प्रदान कर पाए, है ना। यानी उनकी जो वेतनिक आवश्यकता थी उसके लिए इन्होंने जो क्षेत्र प्रदान कर दिए। अब वो क्षेत्र क्या कहलाते थे, उन इन क्षेत्रों को क्या कहा गया, इक्ता, है ना। ये इसके साथ ही है, कर लेता हूँ। हाँ, ये क्षेत्र
इक्ता कहलाए। और इनके प्रशासक इक्तादार या फिर वली कहलाए। यह जो इक्ता है दोस्तों, ये इक्ता अपने आप में एक प्रथा, और आप जब आप देखेंगे फर्स्ट ग्रेड का यदि आप सिलेबस देखेंगे स्कूल लेक्चर, तो उसमें इक्तादार एक अलग से टॉपिक है। यूजीसी नेट में भी इक्तादार आपको अलग से पढ़ना पड़ता है, यानी काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें छोटी सी जानकारी मैं लिखवा देता हूँ कि ये जो इक्ता व्यवस्था थी, इसके अंतर्गत होता क्या था कि एक मान लो कि भाई सेना नायक है और उसके अधीन कुछ सेना है, तो वह उस सेना को वेतन स्वयं न देकर जो है इक्ता बांट दी। उस इक्ता से सेना नायक का भी अपना जो है वेतन ले पा रहा है, सेना नायक साथ ही अपनी सेना को भी वेतन दे पा रहा है, और उसको जो है आनुवंशिक अधिकार नहीं दिए थे। वह इक्ताओं से इधर से उधर बदली भी इनकी होती रहती थी। तो अपना वेतन भी उन्होंने निकाल दिया, और बाद में जो बचा फवाजिल था, वह शासक तक पहुंचा दिया, यानी सुल्तान तक पहुंचा दिया। तो कर संग्रह अधिकारी भी मिल गए, सेना नायक भी मिल गया, उसका वेतन भी चला गया, यानी कई प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति सुल्तानों की यह इक्ता व्यवस्था कर रही थी। और इक्ता व्यवस्था की बात करें तो इसे व्यवस्थित रूप से किसने लागू किया था? इल्तुतमिश ने। व्यवस्थित रूप से इल्तुतमिश ने लागू किया। वैसे घोरी ने भी हांसी की एकता बांटी थी, और इस प्रकार के वर्णन पहले के मिलते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि व्यवस्थित रूप से किसने लागू की, तो इसमें आपको निर्विरोध रूप से आपके इल्तुतमिश ही राइट आंसर होगा। ठीक है। और एके और एमबीटी ने भी इसे जारी रखा था। एके और एमबीटी ने भी जारी रखा, कुछ छोटे मोटे बदलाव किए लेकिन चलता रहा। सबसे बड़े बदलाव किए थे फिरोज शाह तुगलक ने, जब यहाँ से उसने वंशानुगत अधिकार दे दिया था, जो कि एक तरह से आपके सामंत या फिर सूबेदार आप कह सकते हैं, कि वो जमींदार टाइप का सिस्टम हो गया था, कि वंशानुगत अधिकार होते ही फिर वो इक्तादार बचा ही नहीं। इक्तादार और जो जमींदार था उसमें फर्क ही यही था कि जमींदार को वंशानुगत अधिकार प्राप्त थे और इक्तादारों को वंशानुगत अधिकार प्राप्त नहीं थे। साथ ही कोई इक्तादार विद्रोह नहीं कर दे, इसके लिए इनके नियमित स्थानांतरण की व्यवस्था भी हुआ करती थी, कि भाई 3 वर्ष तक इस इक्ता पे रहेगा, इसके बाद इसकी बदली दूसरी जगह कर दी जाएगी। तो प्रॉपर जो आज के अधिकारी वर्ग होते हैं उसी प्रकार से एक जगह रहा, वापस बदली की, दूसरी जगह चला गया, इस प्रकार का ट्रांसफर सिस्टम उस वक्त भी इक्ता व्यवस्था के अंतर्गत हुआ करता था। चलिए आगे हम बात करते हैं इसी व्यवस्था पे जो हमने बात की। अब यहाँ पे हम थोड़ा शॉर्ट में लिख लेते हैं चीजों को। देखिए, इक्तादारों का स्थानांतरण होता था, और क्या होता था आपके? वंशानुगत अधिकार नहीं था। वंशानुगत अधिकार नहीं था। बाकी तो मैंने आपको बता दिया था कि इससे राजस्व और अपने वेतन की वसूली भी यहीं से करते थे, ये हमें लिखने की जरूरत अभी और बचती नहीं है। और आगे हम लिख सकते हैं कि एके ने, यानी फिर अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व वसूली या फिर भू राजस्व दरों का निर्धारण दरों का निर्धारण केंद्र के अधीन ले लिया। यानी इसने काफी केंद्रीकृत शासन किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। इसमें जो पहले क्या होता था कि भाई ठीक है, आपको इक्तेदार को बोल दिया कि जैसी फसल वगैरह हो रही है उस प्रकार से आपके वहां से जो भू राजस्व वसूली कर लेना। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व को यह केंद्रीय विषय बना लिया, कि जैसा शासक डिसाइड करेगा या फिर जैसी केंद्रीय सत्ता डिसाइड करेगी, वैसा आपको वहां से वसूल करना है इक्ताओं से, या फिर जो आपके इलाके आपको दिए गए हैं वहां से भू राजस्व उसी अनुरूप वसूल करना है, जैसा शासक डिसाइड करेगा।
अब जब इसने केंद्र के अधीन लिया तो यहाँ पे 3 प्रकार के कर महत्वपूर्ण थे। ठीक है, यहाँ हम लिख लेते हैं 3 प्रकार के कर। पीछे हमने देखा था 24 प्रकार 84 प्रकार के कर लिख लिए गए थे। यहाँ पे सिर्फ 3 प्रकार के लिखे। एक्चुअल में लिखने लिखने का भेद है। बाकी यहाँ पे आप कर की दर जब देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि किस प्रकार का कर था। हम पिछले चैप्टर्स की बात कर रहे हैं ना, इस चैप्टर में 84 कहीं नहीं लिखा हुआ था। यहाँ पे 3 प्रकार के करों की बात की गई है। 3 प्रकार के कर कौन से? एक हो गया आपके कृषि पर। कृषि पर जो कर की दर थी या फिर कृषि पे जो राजस्व वसूल किया जाता था उसे हम कहते थे खराज। ठीक है, खराज नाम से वसूला जाता था कृषि पर भूमि कर। यह कितना था? तो लगभग लगभग 50% के आसपास था। यानी कि आपके 2 बोरी अनाज हो रहा है तो 1 बोरी राजा लेके चला जाएगा, यानी सुल्तान लेके चला जाएगा। इसके अलावा भी बहुत प्रकार के कर थे। घरों पर भी कर थे। यदि आपका घर है तो उस पे भी कर लगेगा, घरों पर कर। और तीसरा यदि हम देखें तो मवेशी पर भी कर था। ठीक है, ये 3 प्रकार के मुख्य कर उस दौर में देखे गए। करों की दर काफी उच्च हुआ करती थी। चलिए आगे हम अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक की बात कर लेंगे। इससे पहले मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ कि इसकी बात हम या फिर इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा साइड में हो जाऊंगा ताकि आपको दिख भी पाए। कुछ बातें जो रह गई थी वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, पिछले पेज में आपने आ नहीं पाई थी। देखिए, उस दौर में चंगेज खान का नाम आपने सुना होगा। चंगेज खान। इस चंगेज खान ने क्या किया? 1219 में जो ट्रांस अक्सियाना प्रदेश या फिर आज का जो उज्बेकिस्तान है, उज्बेकिस्तान, यहाँ पर अटैक कर चुका था चंगेज खान 1219 तक। अब उज्बेकिस्तान के बाद आपको पता सीधा ही अफगानिस्तान शुरू हो जाता है, यानी भारतीय सीमा शुरू हो जाती थी। इस वजह से जो ये मंगोल थे, इनके आक्रमण का खतरा लगातार बना रहा। किस पर? भारत पर। ऐसे में दिल्ली सल्तनत पर जो है चंगेज खान या फिर आप मान के चलिए कि भाई मंगोलों का लगातार अटैक होने शुरू हो गए थे। इस अटैक की वजह से जो 2 मुख्य शासक थे जिन्होंने अटैक सहन किए, पहला था अलाउद्दीन खिलजी और दूसरा था आपके मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, आइए इस बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं और इसके बाद हम इसे इसकी जो तुलनात्मक रूप से पढ़ लेंगे इनको। इसके बाद यानी कि 1219 के बाद ज्यादा हुए और उससे पहले भी हुआ करते थे इस प्रकार के अटैक। इसके बाद नहीं, वैसे बात की जाए तो आपके जो ये अटैक होने शुरू हुए थे मंगोलों के, ये 13वीं सदी के लास्ट की बात है ना। तो 1219 में जब चंगेज खान ने उज्बेकिस्तान पे अटैक कर दिया था, उसके बाद मंगोल आपके भारतीय सीमा तट तक आ चुके थे। और इसके बाद क्या हुआ? दिल्ली सल्तनत पर दिल्ली सल्तनत पर धावे बोले। धावे बोले यानी कि अटैक किया। अतः विशाल सेना बनानी पड़ी। तो यहाँ पे यदि हम शॉर्ट में थोड़ी सी बात लिख लें, पहले हम इसकी जो ये तुलनात्मक रूप से अध्ययन है ये भी कर लेंगे। लेकिन एक बात यदि मैं लिखूं इसमें, बाद में क्या पता रह भी जाए, तो पहली बात हम लिख लें कि जो एके की नीति थी यानी अलाउद्दीन खिलजी की नीति थी, यह थी प्रतिरक्षा वाली। यानी यह चाहता था कि भाई मुगल जो मंगोल है वह अधिकार नहीं कर पाए, हम सुरक्षा कर लें, इतना ही काफी था। लेकिन जो एमबीटी था मोहम्मद बिन तुगलक, इसकी नीति किस प्रकार की थी? यह थी आपके आक्रामक या फिर अग्रगामी नीति। आक्रामक नीति, इसके विरुद्ध, मंगोलों के विरुद्ध। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इन दोनों का तुलनात्मक रूप से। सबसे पहले यदि हम अलाउद्दीन खिलजी को देखें तो इसके दौर में दिल्ली पर 2 बार हमले हुए मंगोलों के। एक तो 1299 में और दूसरा हुआ था 1302-3 में। ठीक है, और वैसे देखा जाए तो ऑल ओवर जो उस वक्त
सल्तनत के अधिकार क्षेत्रों पर कितने अटैक हुए थे मंगोलों के? तो वह हुए थे अपने 6 बार, ठीक है? लेकिन दिल्ली तक कितनी बार पहुँच पाए थे? 2 बार। एक बार तो इतना भयंकर अटैक था ये 1202-3 वाला, जिसमें आप मतलब वो महीना भर और टिक जाते यदि मंगोल, तो मतलब सल्तनत हिल जाती या फिर आपके जो है अलाउद्दीन खिलजी को भागना पड़ता, इतना भयंकर अटैक था ये। तो चलिए, दिल्ली पर 2 बार हमले हुए, 1299 और 1303। इनका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल और स्थायी सेना खड़ी की। और यहाँ पे इस दौर में जो मंगोलों का नेता था वह कौन था? वो भी मैं लिख लेता हूँ, मंगोल नेता था दावा खान, ठीक है? दावा खान के नेतृत्व में यह अटैक होने शुरू हुए थे। इसके अलावा भी बहुत सारे जो है अधिकारी इनके मंगोलों के रहे थे, तातार खान वगैरह, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा विस्तृत चर्चा में हम नहीं जाएँगे। यहीं अगर तुलनात्मक रूप से मोहम्मद बिन तुगलक को देखें, तो तुगलक के शासन के प्रारंभिक वर्षों में सल्तनत पर हमला हुआ, मंगोल सेना परास्त हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सेना की शक्ति और संसाधनों पर इतना विश्वास था कि उसने ट्रांस ऑक्सियाना पर आक्रमण की योजना बना ली, एक स्थायी सेना को तैयार कर डाला और यह उसका एक आक्रामक कदम था। इसलिए हमने यहाँ पे लिख लिया था पहले ही, है ना? एके ने क्या की थी? प्रतिरक्षा, और एमबीटी की किस प्रकार की नीति थी? आक्रामक नीति थी। चलिए, दूसरे बिंदु पे हम देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के रहने के लिए सीरी नामक एक गैरीसन शहर बनाया। सीरी पे हमने बात कर ली थी, सीरी नगर का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, जो कि हमने बिल्कुल शुरुआत में जब हमने देखा था दिल्ली शहर का मैप, उसमें बात की थी हमने, ठीक है? और इस जो सिरी दुर्ग है, इसे सिरी इसलिए भी कहा जाता है, कुछ इतिहासकार यह वर्णन देते हैं कि मंगोल थे ना जो, मंगोलों को मारकर उनके सिरों की मीनार बना के उनके सिरों को नींवों में डाला और उस पर दीवार खड़ी की थी। इसीलिए इस दुर्ग को सिरी दुर्ग कहा जाता है, ठीक है? चलिए, और दूसरा जो आपके है इसमें तुलनात्मक रूप से यदि मोहम्मद बिन तुगलक को देखें, तो नया गैरीसन शहर बनाने के स्थान पर दिल्ली के 4 शहरों में सबसे पुराने शहर दिल्ली ए कुहना के निवासियों को खाली करवाकर वहां सैनिक छावनी बना दी गई। पुराने शहर के निवासियों को दक्षिण में बनी नई राजधानी दौलताबाद भेज दिया गया। वह दौलताबाद की जो हमने बात की थी ना कि मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी स्थानांतरित कर दी थी, वह यह उस बारे में बात चल रही है, ठीक है? चलिए, अलाउद्दीन खिलजी की बात करें, तो सैनिकों के पेट भरने की समस्या को गंगा यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में खेती की पैदावार इकट्ठी करके हल किया। किसानों की पैदावार का 50% हिस्सा कर के तौर पर तय कर लिया गया था। वहीं मोहम्मद बिन तुगलक के काल में सेना को खिलाने के लिए उसी इलाके से खाद्यान्न इकट्ठा किया गया, लेकिन सैनिकों की इस विशाल संख्या की जरूरतें पूरी करने के लिए सुल्तान ने अतिरिक्त कर भी लगाए। लेकिन यह इतना बदकिस्मत शासक था मोहम्मद बिन तुगलक कि जब इसने बड़ी सेना का एक गठन कर लिया और जैसे ही इसने कर बढ़ाए, तो उस वक्त अकाल पड़ गया और वह अकाल एक साल नहीं कई सालों तक चलता रहा। मोहम्मद बिन तुगलक को यदि आप विस्तृत रूप से पढ़ेंगे तो देखेंगे कि यह बहुत ही बड़ा मतलब अनलक्की शासक था। साथ ही कुछ गलतियां भी रही इसकी, उस बारे में भी यदि हम जब विस्तृत चर्चा करेंगे तो उस पर बात करेंगे, जब हम डिटेल में हिस्ट्री को पढ़ेंगे थोड़ा एडवांस लेवल पे। सैनिकों को वेतन भी देना होता था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों को इक्ता के स्थान पर नकद वेतन देना तय किया। यानी नकद वेतन की प्रथा की शुरुआत किसने की? आपके अलाउद्दीन खिलजी ने। सैनिक अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे और यह आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीजों की कीमतें बढ़ा देंगे। इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में चीजों की कीमतों पर नियंत्रण लागू किया। अफसर बड़ी सावधानी से कीमतों का सर्वेक्षण करते थे और व्यापारी निश्चित दरों का उल्लंघन जो भी करते थे उन्हें सजा मिलती थी। यह इन्होंने कीमत नियंत्रण का एक सिद्धांत जो अलाउद्दीन खिलजी लेके आया था, यह काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है इतिहास में और इसे बहुत ही विस्तृत रूप से पढ़ा जाता है। ठीक है, उसने किया क्या था कि भाई सैनिकों को वेतन देना शुरू कर दिया। बड़ी सेना है, ज़्यादा वेतन देगा तो पैसा खत्म हो जाएगा। तो इसने कम वेतन पे सैनिकों को रखा। लेकिन कम वेतन पे रखे तो सैनिक अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में उसने पूरे बाजार में कीमतें गिरवा दी कि भाई जो कीमत शासक डिसाइड कर रहा है उससे ज़्यादा कीमत पे कोई भी व्यापारी सामान नहीं बेचेगा। इसके लिए अधिकारियों की नियुक्ति कर दी। यदि कोई भी इसका उल्लंघन करता हुआ पाया जाए तो उसे कठोर दंड दिया जाए। तो इस प्रकार से उसने कीमतों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। वहीं मोहम्मद बिन तुगलक भी अपने सैनिकों को नकद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने कुछ-कुछ आज की तरह की कागजी मुद्रा की तरह टोकन या फिर सांकेतिक मुद्रा चलाई। ये बहुत एडवांस लेवल पे चल रहा था बंदा। उस दौर में उसने जैसे पहले क्या होता था
मुद्रा इस प्रकार से बनती थी कि मान लो कि भाई चांदी की वैल्यू है 2 रुपए, तो मान लो 1 तोले चांदी की वैल्यू है 2 रुपए, ठीक है? तो वो क्या करते थे कि चांदी की वैल्यू के हिसाब से सिक्का बना लेते हैं कि भाई 1 तोले का सिक्का बना दिया, अब इसकी वैल्यू है आपके 2 रुपए। वहीं सोने का है तो उसकी 10 रुपए हो जाएगी, तांबे का है तो 10 पैसे ही हो जाएगा। मतलब इस प्रकार से कीमतों का निर्धारण किया जाता था। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया कि बोला कि यार ठीक है, सिक्का तो मैं तांबे का निकाल रहा हूँ, लेकिन आप मान के चलिए कि यह सोने का सिक्का है, इसका मूल्य आपके 10 रुपए हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में बाजार में उसकी कीमत क्या है? तो वह 5 या 10 पैसे भी नहीं है। ऐसे में आगे क्या हुआ, चलिए हम पढ़ ही लेते हैं इसको यहाँ पे। टोकन या फिर सांकेतिक मुद्रा चलाई। यह सिक्के धातु के बने होते थे, लेकिन सोने चांदी के न होकर सस्ती धातु के थे। 14वीं सदी के लोगों को इस मुद्रा पर भरोसा नहीं था। वे बड़े चतुर थे। अपने सोने चांदी के सिक्के उन्होंने बचा के रख लिए और तमाम तरह के जो ज़रूरतें थी, जो सामान खरीदने थे, वह इस टोकन मुद्रा से ही खरीदने लगे और जो कर चुकाना होता था, वह भी इस टोकन मुद्रा से चुका देते थे। तो टोकन मुद्रा कहाँ से आती थी इतनी सारी? तो इन्होंने क्या किया कि भाई तांबे का ही तो है, चलो ठीक है, मैं ऐसे कैसे जाली सिक्के बना लूँगा। तो जाली सिक्के भी आसानी से बना लिए जाते थे। चलिए अंतिम बात हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देख लेते हैं। प्रशासनिक कदम काफ़ी सफल रहे थे इसके और इतिहासकारों ने कीमतों में कमी और बाजार में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए उसके शासनकाल की बहुत प्रशंसा की है। मंगोल आक्रमणों के खतरों का उसने सफलतापूर्वक सामना किया था। वहीं एमबीटी की यदि हम बात करें, तो उसके द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम बेहद असफल रहे थे और कश्मीर पर उसका आक्रमण भी पूरी तरह विफल रहा। तब उसने तुर्रान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया था, यानी वह मंगोल क्षेत्रों तक अटैक करना चाहता था, लेकिन पहले ही कई प्रकार की इस प्रकार की परिस्थितियां बनी थी और फिर बाद में हम देखेंगे कि किस प्रकार से मध्य एशियाई राजनीति में परिस्थितियां इतनी बदल चुकी थी कि उसका हिम्मत नहीं हुई कि वह वहां पे अटैक कर पाए और अपनी विशाल सेना जो उसने गठित की थी उसे भंग कर दिया गया था और प्रशासनिक कदम जो भी उसने उठाए थे उससे भी परेशानियां पैदा हुई थी और राजधानी दौलताबाद ले जाए जाने से भी लोग बहुत नाराज थे। करों में वृद्धि और गंगा यमुना के दोआब में अकाल के कारण जनता बगावत पर उतर आई और एमबीटी को अंततः जो टोकन मुद्रा है उसे भी वापस लेना पड़ा था। ठीक है, चलिए आगे हम सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारी जनों पे बात कर लेते हैं। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज उम्मार नामक दलाल यानी शराब बेचने वाले को, फिरोज हज्जाम नामक नाई, मनका तब्बाब नामक बावर्ची और लड्डा और पीरा नामक दो मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बिठाया। 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरणों के रूप में करते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियां क्यों विफल हुई थी। उसने निम्न वर्ग के लोगों को उच्च पदों पर नियुक्त किया। ऐसे में क्या हुआ, जो उच्च वर्ग के पहले से पदस्थ अधिकारी थे, उन्होंने बिल्कुल सहयोग नहीं किया एमबीटी की नीतियों का और इस वजह से मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियां अधिकांशतः विफल हो गई थी। ठीक है, चलिए और आगे हम बात करें सरदार और उनकी किलेबंदी, तो इस पे भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से जो है किलेबंदी वगैरह करते थे। जो हमने देखा कि भाई भीतरी क्षेत्रों पर अधिकार के लिए पहले हमने इस चैप्टर में बात की थी ना कि भीतरी क्षेत्रों पर या फिर जो जंगली क्षेत्र थे उन पर अधिकार करने के लिए शासकों को बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी और वहां के सरदार किस प्रकार से निवास करते थे, यह हमें इस पैराग्राफ से पता चलेगा। अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए यात्री इब्न बतूता ने बतलाया है कि सरदार कभी-कभी चट्टानी, ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे, कभी-कभी बांस के झुरमुटों में। भारत का बांस पोला नहीं होता, यह बहुत बड़ा होता है। इसके अलग-अलग हिस्से आपस में इस तरह से गूंथे होते हैं कि उन पर आग का भी असर नहीं होता। वे कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते हैं। सरदार इन जंगलों में रहते हैं और इनके लिए किले और प्राचीर का काम यह बांस करते हैं। ठीक है? इस दीवार के घेरे में ही उनके मवेशी और फसल रहते हैं, अंदर ही पानी भी उपलब्ध रहता है, अर्थात वहां एकत्रित हुआ वर्षा का जल, इसलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता। यह सेनाएं जंगल में घुसकर खास तौर से तैयार किए गए औजारों से ही बांस को काट पाती है। यानी कि जो जंगली क्षेत्र के सरदार थे उन पर नियंत्रण करना उस दौर में कितना ज्यादा मुश्किल था, यह इब्न बतूता का वर्णन हमें बताता है। चलिए आगे हम इस चैप्टर के अंतिम बिंदु पे बात कर लेते हैं जो कि है आपके 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत, यानी कि सल्तनत काल के अंतिम दो
वंशों पे बात हम करेंगे, सैयद और आपके लोधी। ठीक है, चलिए इसमें हम यदि बात करें तो तुगलकों के बाद हम लिखेंगे, तुगलकों के बाद सैयद तथा लोधी 1526 तक, है ना। जौनपुर, बंगाल, मतलब तुगलकों के बाद सैयद तथा लोधी शासक रहे थे। ठीक है, उसके बाद यदि हम देखें आगे तो जौनपुर, बंगाल, मतलब इनके काल में, सैयद और लोधियों के काल में जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात व राजस्थान सहित, या राजस्थान के अलावा दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक अस्तित्व में आ गए थे। ठीक है, यहाँ पे कुल मिला के ये बात है कि तुगलकों के बाद सैयद और लोधी आए थे, और इनके काल में आते आते अधिकांश क्षेत्र सल्तनत से स्वतंत्र हो चुके थे। अब सल्तनत जो है वो बहुत ही सीमित क्षेत्रों में सिमट के रह गई थी। इवन जो आपके लोधी वंश के अंत में जाते जाते तो महाराणा सांगा रोज जाके इनको पीट के आ जाते थे। ठीक है ना, खातौली और बांडी के युद्धों में किस प्रकार से पराजित किया था सांगा ने लोधियों को। तो यह प्रमाण था कि इस वक्त तक जो सल्तनत है वह अपने आप में बहुत कमजोर हो चुकी थी, और इसी कमजोरी का फायदा उठा के 1526 में बाबर ने मुगल वंश की स्थापना कर दी थी। साथ ही हम यहाँ पे ये भी लिखेंगे कि राजपूत और अफगान वंश भी, या राजपूत व अफगानों के नए शासक उभरे। है ना? राजपूतों में यदि हम बात करें तो उस दौर में महाराणा सांगा का बड़ा मतलब महत्वपूर्ण नाम आता है, और सांगा से पहले यदि कुंभा की बात करें तो कुंभा भी अपने आप में एक महान शासक रहे। वहीं अफगानों में यदि हम बात करें तो शेरशाह सूरी का नाम आता है, जिन्होंने बिहार के एक छोटे से क्षेत्र से निकलकर दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुए थे, द्वितीय अफगान वंश की स्थापना की थी, जिसे सूरवंश के रूप में हम जानते हैं। ठीक है, सूरवंश को भी हम लिख ही लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। शेर शाह सूर, जिनका शासनकाल रहा था 1540 से 45, ने बिहार से निकलकर हुमायूं को पराजित कर, हुमायूं को पराजित कर, हुमायूं वगैरह की बात हम अगले चैप्टर में करेंगे। यहाँ शेरशाह सूर वहां पे फिट नहीं हो पा रहा था, इसलिए हम यहाँ पे इन्हें पढ़ रहे हैं ना। हुमायूं को पराजित कर सूरवंश दिल्ली पर काबिज किया। दोस्तों इसके पीछे कहानी यह थी कि लोधी अफगान वंश था, तो लोधियों को हटाकर कौन बने थे शासक? मुगल, यानी कि अफगान और मुगलों के बीच में शत्रुता आरंभ हो गई थी। अतः यह शेरशाह सूर, जो कि खुद एक अफगान था, उसने पुनः दिल्ली में जो है अफगान वंश की स्थापना करने के लिए कदम उठाया, और हुमायूं को भगाकर जो है आपके सूर वंश की स्थापना की। दिल्ली पर काबिज किया, सूरवंश दिल्ली पर काबिज किया। चलिए, सूरवंश मात्र 15 वर्ष चला। 15 वर्ष यानी कि आपके 1540 से 55 तक, है ना। लेकिन इनका जो प्रशासन था वह बड़ा चुस्त था, चुस्त प्रशासन, और इसी के प्रशासन को आगे जाकर अकबर ने भी फॉलो किया था। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। साथ ही हम यहाँ पे एक बिंदु को पढ़ लेते हैं, उस वक्त विश्व में बाकी जगह पर क्या चल रहा था। 3 श्रेणियां: ईश्वरीय शांति, नाइट तथा धर्मयुद्ध।
नाइट क्या होता है, धर्म युद्ध क्या होता है, इसमें छोटी मोटी जानकारी इस पैराग्राफ से हमें मिलेगी। हम सीधा चल रहे हैं अभी यूरोप की तरफ। तीन श्रेणियों का विचार सबसे पहले 11वीं शताब्दी के आरंभ में फ्रांस में सूत्रबद्ध किया गया। इसके अनुसार समाज को तीन वर्गों में विभाजित किया गया: प्रार्थना करने वाला वर्ग, युद्ध करने वाला वर्ग और खेती करने वाला वर्ग। कुछ कुछ यदि हम देखें तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वाली बात यहाँ पे भी सामने आ रही है। तीन वर्गों में समाज के इस विभाजन को ईसाई धर्म का समर्थन प्राप्त था। इस विभाजन से ईसाई धर्म को समाज में अपने प्रबल प्रभाव को और भी दृढ़ करने में सफलता मिलती थी। इसी विभाजन से योद्धाओं का एक नया समूह उभरा और इन योद्धाओं को नाइट कहा जाता था। ईसाई धर्म के एक समूह को संरक्षण देते मतलब ईसाई धर्म का एक समूह इसको संरक्षण देता था और अपनी ईश्वरीय शांति की अवधारणा के प्रसार में इनका उपयोग करता था। नाइटों से यह अपेक्षा की जाती थी। नाइट क्या है? नाइट मतलब ये रात वाली नाइट नहीं है, नाइट यानी कि योद्धा वर्ग है ना। तो नाइटों से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे धर्म और ईश्वर की सेवा में समर्पित योद्धा रहे। कोशिश यह रहती थी कि आपस में न लड़े और इसकी जगह पर वह उन मुसलमानों से लड़े जिन्होंने यरूशलेम शहर पर कब्जा कर लिया था। और इसी से जो प्रयत्न शुरू हुए, इन प्रयत्नों को क्रूसेड के रूप में जाना गया, जो कि एक लंबी श्रृंखला शताब्दियों तक चली। यानी क्रूसेड यानी कि धर्म युद्ध। धर्म युद्ध किन किन के बीच में? इस्लाम और ईसाइयों के बीच में। ठीक है, धर्म युद्ध कहा गया क्योंकि इस्लाम ने जो मुसलमानों ने वहां पे यरूशलेम पे कब्जा कर लिया था, जो ये आज के आपके इसराइल के आसपास पड़ता है, वह वाला क्षेत्र। ठीक है, मतलब इस्लाम मध्य एशिया से निकला और उधर उन्होंने इस्लामी क्षेत्रों पे कब्जा करना शुरू किया और इधर आपके भारतीय उपमहाद्वीप पे, इधर वह भारत में धर्मांतरण कर रहे थे, उधर वहां पे ईसाइयों का धर्मांतरण कर रहे थे। ईसाइयों ने एकजुट होकर प्रतिरोध करने की कोशिश की, जिसमें कुछ हद तक वो सफल भी रहे। यूरोप में इस्लाम बहुत ज्यादा प्रसार नहीं कर पाया और यहाँ पे हम खंड खंड में राजाओं में बटे हुए थे, जातियों में बटे हुए थे, वर्णों में बटे हुए थे। इस वजह से भारतीय उपमहाद्वीप में इस्लाम का प्रसार संभव हो पाया। क्रूसेड कहा गया, क्रूसेड यानी कि धर्म युद्ध। ईसाई तथा धर्म की सेवा में किए गए इन अभियानों ने नाइटों की हैसियत भी पूरी तरह बदल डाली। पहले इन नाइटों की गिनती कुलीनों में नहीं होती थी, मगर फ्रांस में 11वीं सदी के अंत तक और जर्मनी में उसके एक सदी बाद इन योद्धाओं को दीनहीन अतीत को भुला दिया गया और कुलीन वर्ग के लोग जो होते थे वह भी अपने आप में नाइट कहलाना पसंद करते थे। यानी नाइट जो शब्द है यह उस वक्त सम्मानजनक पदवी के रूप में जाना जाने लगा। चलिए अगले बिंदु पे हम बात करें, यहाँ पे कुछ हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चंस पे। सल्तनत काल में कृषि पर लगने वाले कर को क्या कहते थे? हमने बात की थी। खुम्स कहते थे? नहीं। जकात? नहीं। तो क्या कहते थे? फराज। ठीक है। रुद्रमा देवी किस वंश की शासिका थी? रुद्रमा देवी हमने बात की थी, कहाँ की थी? वारंगल की थी। कौन सा वंश था? तो यह था आपके काकतीय वंश। ठीक है, राइट आंसर अपना कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन अपने आंसर नंबर 1, काकतीय वंश। अगला क्वेश्चन है आपके, सल्तनत के शासकों के वंश को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे हम सबसे पहले देख रहे हैं तुर्की शासक या फिर आरंभिक तुर्की शासक या फिर गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। सही क्रम को देखना है अपन को। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो बिल्कुल ये आपके सही क्रम में है। सबसे पहले गुलाम वंशी थे, उसके बाद में खिलजी आए, फिर तुगलक आए। खिलजियों में महत्वपूर्ण हमने एके के बारे में पढ़ा था, तुगलक में हमने एमबीटी के बारे में थोड़ा बहुत देखा था। फिर हमने देखा सैयद और लोदी के काल में सल्तनत पतन की ओर बढ़ा। सैयद किस प्रकार के थे? तो यह एकमात्र शिया वंश था और लोदी अपने आप में पहला अफगान वंश था। ठीक है, और द्वितीय अफगान के रूप में किन्हें जाना गया? सूर्यवंश को, जिसकी स्थापना की थी शेरशाह शूर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।